हेलो ऑल, व्हाट इज एनपीओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जी, इसमें जो अकाउंटेबिलिटी होती है, क्योंकि ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए ये अकाउंटेबिलिटी होती है। नॉर्मली जो प्रोप्राइटरशिप अकाउंटिंग आपने की है, जो अपने 11th में की थी, तो उस टाइम पे आप ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, दीज आर द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस। इसमें हम प्रॉफिट मोटिव हमारा नहीं होता। हमारा जो हमारी अकाउंटेबिलिटी होती है, उसमें हम सरप्लस चेक करते हैं या डेफिसिट चेक करते हैं। ठीक है जी। अब हमने सरप्लस या डेफिसिट चेक किया, तो जो अकाउंट्स बनाने हैं वो हमें दो तरीके के अकाउंट बनाने हैं, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और एक बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, इसमें सिर्फ हम कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे कि कैश अकाउंट मेंटेन होता था, ओनली द कैश ट्रांजैक्शन विल बी रिकॉर्डेड, और कोई भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट उसमें कंसिडर नहीं होता। दूसरी चीज, ऑल काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑल काइंड ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ऑल काइंड ऑफ कैपिटल रिसीट, ऑल काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स विल बी रिकॉर्डेड इन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेंटेन करने के बाद हमें बनाना होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का जो फंडा है, एज इट इज P&L बेसिस पे है। इसमें जो ट्रांजैक्शन होती है वो एक्रूअल बेसिस को भी हमें कंसिडर करना है। लेकिन जो चेंज है दोनों में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, दैट इज कि आपको यहाँ पर ओनली रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और रिवेन्यू रिसीट को कंसिडर करना है। तो जब हम एनपीओ की अकाउंटेबिलिटी कराते हैं, इस केस में आपको मोस्टली रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट गिवन होता है, उसके बाद आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है, और उसके बाद आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ती है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम अपना डेफिसिट या सरप्लस चेक करते हैं। लेकिन जो सीयूटी का एग्जाम है, उसमें आपसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की भी ट्रांजैक्शंस पूछी जा सकती हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की पूछी जा सकती हैं, और किस तरीके से चीजों का ट्रीटमेंट होना है वो आपको ध्यान देना है। तो आगे फर्दर वीडियोज में मैं वो हेल्प करने वाली हूँ। ऑल द बेस्ट। हेलो ऑल, दिस इज विभूति खन्ना फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स। आजकल हम एनपीओ पे वर्क कर रहे हैं। एनपीओ मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका सीयूटी का पार्ट है, और सीयूटी में इसमें से एमसीक्यूज आने हैं। तो डिटेल लॉन्ग क्वेश्चंस मैं नहीं कराने वाली हूँ, शॉर्ट शॉर्ट चीजें लेंगे जो शॉर्ट शॉर्ट आपकी कवर होंगी। तो बेसिकली जो मैं आज लेने वाली हूँ वो मैं फॉर्मेशन ले रही हूँ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, कैसे ये फॉर्म होता है और उसमें क्या चीजें डेबिट होती हैं, क्या क्रेडिट होती है, क्या इसका लॉजिक है इसके पीछे। एक्चुअली यहाँ पर आप जो बनाएंगे, एक रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, और बैलेंस शीट बनती है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट नॉर्मली आपको गिवन होता है, उससे डेटा उठा के आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है और बैलेंस शीट बनानी होती है। अब लॉन्ग क्वेश्चन तो करना नहीं है, तो शॉर्ट में कैसे चीजें करनी है उसको डिस्कस करते हैं। हमें फॉर्मेट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि फॉर्मेट में भी ऐसा हो सकता है, ऐसे भी क्वेश्चंस आए जो इनमें से वैल्यूज निकलवाई जाए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में। तो जो आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिया है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, देखिए रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनता है कैश बेसिस पे। कैश बेसिस का मतलब क्या है कि जो करंट ईयर में हमें रिसीव हुआ है वो ट्रांजैक्शन सब दिखाएंगे, जो हमने पे किया वो ट्रांजैक्शन दिखाएंगे, इररिलेवेंट विद द पीरियड। जो हमारा 12 मंथ्स वाला पीरियड होता है, जो हम ट्रेडिंग P&L में कॉन्सेप्ट लेते थे, वो इसमें नहीं चलता। ठीक है जी। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट जो आपकी डेबिट साइड होती है, मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड होती है, दैट इज फॉर रिसीट वट एवर पेमेंट यू आर गेटिंग, एंड द राइट हैंड साइड फॉर पेमेंट वट एवर पेमेंट यू आर गिविंग। ये जस्ट लाइक हम जैसे कैश अकाउंट सीखा था ना 11th में, हमने कैश बुक सीखी थी, उस तरीके से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं। अब सबसे पहले देखिए, टू बैलेंस बीडी कैश इन एंड करंट अकाउंट विद बैंक, यानी कैश बैलेंस है या बैंक बैलेंस है, सबसे पहले क्वेश्चन उससे स्टार्ट होता है, ध्यान रखिएगा। अब हमारी पेमेंट्स क्या हो रही है, फॉर एग्जांपल हमने कोई डोनेशन दी है, या हमने किसी चैरिटी शो के लिए पेमेंट किया है, किसी भी तरीके का सब्सक्रिप्शन, इसमें सब्सक्रिप्शन ये जो आपको सीखना है, उसके मैं शॉर्ट क्वेश्चंस काफी सारे कवर करूंगी। तो सब्सक्रिप्शन ही नहीं निकलता है, और सब्सक्रिप्शन का न्यूमेरिकल जरूर आएगा। या तो डायरेक्ट सब्सक्रिप्शन 52,000 जो गिवन है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, जो बेसिक चीज है, जो मेजर चीज है, जो हमें सीखनी है, और इस पर मैं वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है जी। लाइफ मेंबरशिप फीस है, वट एवर पेमेंट यू आर रिसीविंग, ये भी ध्यान रखना है वो कैपिटल नेचर की है या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की है, मतलब रेवेन्यू नेचर की है, डजंट मैटर। किसी भी तरीके की पेमेंट रिसीव हो रही है, चाहे वो कैपिटल रिसीट है, चाहे वो रेवेन्यू रिसीट है, आप रिसीविंग में दिखाएंगे, रिसीट कॉलम में दिखाएंगे, सारी हमने रिसीविंग दिखा दी, वट एवर रिसीविंग इज देयर। अब जो आपकी राइट हैंड साइड है, दैट इज फॉर पेमेंट, यहाँ पर हमने पेमेंट करनी है। अब पेमेंट वो कैपिटल पेमेंट हो, यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर हो, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो, वो करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, इसको क्लोज कैसे करते हैं। बैलेंस आया आपका ऊपर, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश और ओपनिंग बैलेंस ऑफ बैंक, ठीक है। उसके बाद सारी रिसीट्स दिखाई हमने
लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड पे हमने सारी पेमेंट्स दिखाई। इसके बाद क्या करना होता है, जब फॉर्मेशन करना होता है तो जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो निकलता है ये बैलेंसिंग फिगर में निकल के आता है, यानी पूरी डेबिट साइड का टोटल करके उसमें से सारी पेमेंट्स को सेटल करके, जैसे हम कैश अकाउंट को क्लोज करते थे। जब दो ट्रांजैक्शंस होती हैं, जैसे कैश इन हैंड भी और कैश एट बैंक है, तो एक कैश इन हैंड गिवन होगा तो बैलेंसिंग फिगर में जो वैल्यू आएगी तो वो कैश एट बैंक होगी। यानी ये जो क्लोजिंग बैलेंस निकला हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है और इस पे एमसीक्यू बन के आ सकता है। मतलब रिसीट एंड पेमेंट में ये चीज कवर कर सकते हैं एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस में। कुछ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग रिसीट्स विल बी गिवन, सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग पेमेंट्स विल बी गिवन, सम ओपनिंग बैलेंसेस विल बी गिवन, तो यू हैव टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस। वो कैश बैलेंस भी हो सकता है और वो आपका बैंक बैलेंस भी हो सकता है। इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, आपको बहुत सारे मार्केट में सैंपल पेपर अवेलेबल है, करेंगे तो ये चीजें होंगी। कोशिश कर रही हूँ मैं ऐसी वीडियोस छोटी छोटी बना के हर कॉन्सेप्ट एनपीओ का कवर कर दूं। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट। ऑल द बेस्ट। सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बहुत सारी हेल्पफुल टिप्स आपको जरूर मिलेंगे। हाँ जी, मैंने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेशन आपको क्लियर कर दिया है। मैं कुछ वैल्यूज के साथ आपके साथ स्क्रीनशॉट शेयर कर रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पे। तो अब जो नेक्स्ट चीज है वो है आपका इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एमसीक्यू आने हैं सीयूटी में, तो एमसीक्यू के हिसाब से हम डिस्कस कर रहे हैं। तो एमसीक्यू में जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की फॉर्मेशन होती है, देखिए जी, दो तीन चीजें जो पहले ध्यान रखनी है। जैसे हमने ट्रेडिंग P&L 11th में बनाया था, ऑल काइंड ऑफ रेवेन्यू रिसीट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर शुड बी कंसिडर्ड। यानी जो एक्रूअल बेस ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं वो भी हमें रिकॉर्ड करनी है। यानी हमें पूरे 12 मंथ्स का जो डेटा होता है, चाहे वो एक्सपेंसेस है चाहे इनकम है, और उनकी नेचर रेवेन्यू नेचर है, तो सब यहाँ रिकॉर्ड करनी है। इसी में से ही आपके काफी सारे एमसीक्यू बनेंगे जो हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है। तो फॉर्मेट में क्या है अगर आप देखें तो फॉर्मेट, जैसे रॉयल क्लब का मैंने एक क्वेश्चन ले लिया आपके सामने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। ठीक है, फॉर्मेट तो आपका ये है। अब जो लेफ्ट हैंड साइड है दैट इज द डेबिट side, that is the expenditure side, all kind of revenue expenditure you have to incur whether you have paid or not। ठीक है जी, पहली चीज दी हुई है रेंट। अब आपके पास जो न्यूमेरिकल आएगा वो डेटा कहाँ से आता है, आपके पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होता है, उसको मैंने डिस्कस कर दिया। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में ऐसा हुआ होगा कि उसमें उन्होंने 11 मंथ्स का रेंट पे किया होगा, तो वो तो कैश बेसिस पे बनता है। लेकिन जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेंटेन करना है वो करना है एक्रूअल बेसिस पे। तो अगर कोई 1 मंथ की आउटस्टैंडिंग्स है तो वो ऐड करोगे, क्योंकि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग के बेस पे हमें पूरे 12 मंथ्स का ही डेटा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लेना है। ये एडजस्टमेंट एमसीक्यू में पूछी जा सकती है और इतनी चीजें तो वो आपको निकालनी आ गई हैं। तो आउटर में जो आपका जाएगा वो 12 मंथ्स का पूरा रेंट जाएगा। उसके बाद दिया हुआ है स्टेशनरी कंज्यूम्ड। आपको याद होगा आपने जब ट्रेडिंग P&L बनाया था तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक, उससे निकल के आएगी आपकी कंजप्शन। तो वो कंजप्शन का वही फॉर्मेट है। स्टेशनरी कंज्यूम में आप कितने आपने इस साल परचेज करी, आपके पास पुराना कोई ओपनिंग स्टॉक था, वो ऐड क्यों किया उसको समझो। वो इसलिए ऐड किया क्योंकि लास्ट ईयर का जो स्टेशनरी का स्टॉक है वी आर गोइंग टू यूज ड्यूरिंग द करंट ईयर। ठीक है जी, इसलिए हमने उसको ऐड किया क्योंकि उसकी काउंटेबिलिटी करंट ईयर में होनी चाहिए। उसके बाद इसी क्वेश्चन में इन्होंने क्लोजिंग स्टॉक को किया डिडक्ट। क्यों डिडक्ट किया, क्योंकि जो क्लोजिंग स्टॉक स्टेशनरी का बच गया, अब इस साल तो वो कंज्यूम हुआ नहीं, तो नेक्स्ट ईयर वो यूज होगा, तो नेक्स्ट ईयर की अकाउंटेबिलिटी में जाना चाहिए। तो इसीलिए तो स्टेशनरी कंज्यूम निकालने का तरीका क्या है, परचेज स्टेशनरी प्लस ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक, आउटर में आपकी वैल्यू आ गई। सैलरीज हैं, सैलरीज अगर 12 मंथ्स की गिवन है ठीक है, अगर कोई एक्रूअल है यानी कि कोई आउटस्टैंडिंग है तो उसे ऐड बैक करेंगे। किसी भी तरीके के मैच एक्सपेंसेस हैं, हेल्प टू नीडी स्टूडेंट है, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, हाँ कोई भी अगर आप कैपिटल एसेट खरीद रहे हैं, कैपिटल एसेट की परचेज ट्रांजैक्शन आप यहाँ नहीं दिखाएंगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में वो आती है क्योंकि उसकी नेचर वैसी है। यहाँ पर अगर कोई चीज अलाउड है दैट इज द डेप्रिसिएशन ऑफ द एसेट। जो भी एसेट हो, बिल्डिंग हो, प्लांट हो, मशीनरी हो, कोई भी एसेट है, अगर उसका कोई डेप्रिसिएशन है वो आप यहाँ दिखाएंगे, जैसे ट्रेडिंग P&L में दिखाते थे। लास्ट आइटम बाद में डिस्कस करूंगी। इसके बाद क्रेडिट साइड पे है, दिस इज द सब्सक्रिप्शन, दिस इज द मेजर इनकम विच अ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन विच एन एनपीओ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इज जनरेटिंग। यही सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट को आपको समझना है, ये मैं अलग से आपको समझाऊंगी। अब क्रेडिट साइड पे आपको क्या क्या दिखाना है, क्रेडिट साइड पे बेसिकली आपका आता है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इज द मेन थिंग विच यू हैव टू लर्न। तो सब्सक्रिप्शन की जो अमाउंट गिवन होती है वो अमाउंट हमें रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में गिवन होती है, और उसमें कुछ हम कहेंगे सब्सक्रिप्शन क्या है, वो कोई लास्ट ईयर की भी इनकम उसमें इंक्लूडेड हो सकती है, कोई हमारी एडवांस भी रिसीव्ड हो सकती है। तो हमें यहाँ जो सब्सक्रिप्शन है वो हमें सिर्फ करंट ईयर का डेटा लेना है,
उस पे वर्क करना है। उसके मैं अलग से 3-4 क्वेश्चन समझाने वाली हूँ। सब्सक्रिप्शन इज द ओनली पॉइंट विच इज गिविंग यू द ट्रबल, ठीक है। उसके अलावा कोई और रेंटल इनकम है, इंटरेस्ट इनकम है, डिविडेंड इनकम है, ईयरली बेसिस पे कोई सी भी इनकम आती है क्रेडिट साइड पे। डोनेशन, हाँ यहाँ जो डोनेशन दिखा रखे है ध्यान रखिएगा, डोनेशन शुड नॉट बी कैपिटलाइज्ड, ठीक है। वो गिवन होता है। कैपिटलाइज यानी आपने कोई लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बड़ी चीज खरीदने के लिए जिससे आपकी एक एसेट जनरेट होगी, कैपिटल एसेट जनरेट होगी, उससे रिलेटेड आपकी कोई डोनेशन है तो वो यहाँ नहीं आएगी, ये ध्यान रखिएगा, वो बैलेंस शीट में जाती है। और कोई इनकम अगर आप रेवेन्यू नेचर की रिसीव कर रहे हो तो वो आपने क्रेडिट साइड पे दिखाई। अब क्रेडिट साइड पे इनकम दिखाई, डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस दिखाए। जैसे कि हम नेट प्रॉफिट निकालते थे 11 में, बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर भी हम प्रॉफिट निकालेंगे, लेकिन यहाँ हम वर्ड प्रॉफिट यूज नहीं करते हैं, यहाँ पर हम वर्ड इसे कहते हैं सरप्लस। इसको हम डिनोट करते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी इनकम इज मोर देन अवर एक्सपेंडिचर। जितना सरप्लस आ रहा है अब डेबिट साइड पे, जैसे यहाँ पे 1,99,600 शो हो रहा है तो वो दिखाएंगे। हाँ, अगर आपका जरूरी थोड़ी सरप्लस आए, डेफिसिट भी आ सकता है, लॉस नहीं बोलेंगे डेफिसिट बोलेंगे तो वो आपका निकल के आएगा क्रेडिट साइड पे। उस टाइम पे आपके एक्सपेंडिचर ज्यादा होंगे, इनकम कम होगी। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। लेकिन इसके अंदर जो काफी सारे छोटे छोटे पॉइंट्स कवर होने वाले हैं वो मैं अलग से अलग वीडियोस में समझाने वाली हूँ। ये सारे अगर न्यूमेरिकल कर लोगे तो आपके सीयूटी की प्रिपरेशन तो हो ही जाएगी। ऑल द बेस्ट। हाय ऑल, एनपीओ का जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज अ कंज्यूमेबल गुड्स, वो हमें कैलकुलेट करने पड़ते हैं। नॉर्मली जो उसका क्वेश्चन होता है उसमें दो तरीके से आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, तो मैं दो क्वेश्चन ले रही हूँ और दोनों को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जो अभी मैं जो क्वेश्चन ले रही हूँ, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ मेडिसिन कंज्यूम्ड। हमें मेडिसिन कंज्यूम्ड चाहिए। हमारा जो एनपीओ का जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है, एक्सपेंडिचर कॉलम में वट एवर एक्सपेंडिचर वी हैव इनकर्ड ड्यूरिंग द करंट ईयर, जो भी ईयर हम कंसिडर कर रहे हैं उसके एक्सपेंसेस लेने होते हैं। बट जब हमें डेटा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से आता है ना, तो उसमें कुछ प्रीवियस पेमेंट्स या एडवांस पेमेंट्स का ट्रीटमेंट हुआ होता है। क्योंकि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जो डेटा है वो कैश बेसिस पे है। दिक्कत ही यही है, दिक्कत नहीं कहेंगे कि उसकी नेचर ये है कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट का डेटा आपका आ रहा है ऑन द बेसिस ऑफ कैश बेसिस, एंड व्हेन यू आर कन्वर्टिंग दैट रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एट दैट टाइम यू हैव टू कन्वर्ट द डेटा एज पर द एक्रूअल बेसिस, ठीक है। तो उस हिसाब से एडजस्टमेंट करनी होती है। अब मैं जो आपके सामने क्वेश्चन ले रही हूँ उसमें आपसे बोला मेडिसिन कंज्यूम निकालनी है। इसकी जरूरत कहाँ है? ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हमें डेबिट साइड पे एज एन एक्सपेंसेस शो करने हैं, बट इसे कैलकुलेट करना पड़ता है। कैलकुलेट कैसे कि हमारे क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, अमाउंट पेड गिवन है, ओपनिंग क्रेडिटर और क्लोजिंग क्रेडिटर 5 आइटम्स हैज बीन गिवन। समटाइम्स ये 5 की 5 आइटम्स यूज होते हैं, कभी कभी नहीं भी होती हैं, उसमें थोड़ा सा चेंज आता है। दोनों चेंज में लेने वाली हूँ। देखिए जी, सबसे पहला काम मैं साथ में सॉल्यूशन भी आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अमाउंट पेड फॉर मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर इज 2 लाख रुपीज। ये जो 2 लाख रुपए दिखाए हुए हैं ना, ये जो पेमेंट है ये एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है आपके पास, क्योंकि जो आपका डेटा होता है एज पर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के हिसाब से होता है। 2 लाख रुपए की पेमेंट की है, ठीक है जी, इस साल। क्लियर? अब थोड़ा सा दिमाग लगा लो। दिमाग ये लगाना है कि इस साल जो हम पेमेंट कर रहे हैं ये हम लेके चलते हैं कि लास्ट ईयर के अगर कोई क्रेडिटर्स होंगे, क्रेडिटर्स फॉर दीज मेडिसिन, दीज आइटम्स, जो आइटम को हम कंसिडर कर रहे हैं, लास्ट ईयर के अगर कोई क्रेडिटर्स हैं, यानी वो क्रेडिटर क्यों है? क्योंकि लास्ट ईयर उनकी पेमेंट नहीं हुई, तो हमारी बैलेंस शीट में लास्ट ईयर के में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। वो पेमेंट हमने करंट ईयर में फॉर श्योर की होगी। अगर वो हम करंट ईयर में फॉर श्योर नहीं करेंगे तो इन्फॉर्मेशन गिवन होगी, ठीक है जी। तो हमें करना क्या है? सबसे पहला काम, हमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है, क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग गिवन है, क्रेडिटर एट द एंड गिवन है। बहुत ट्रिकी चीज होती है, मतलब ट्रिकी नहीं है, समझने वाली चीज है। तो हमें करना क्या है? पेमेंट मेड फॉर द मेडिसिन 2 लाख रुपीज, इसमें से हमें जो हमारे ओपनिंग क्रेडिटर हैं इसमें 20,000 रुपए की वो लेस करने। अब वो लेस क्यों करने? रटना नहीं है, हम ओपनिंग क्रेडिटर क्यों लेस कर रहे हैं? ओपनिंग क्रेडिटर का मतलब है ये लास्ट ईयर से बिलोंग कर रहे हैं, लेकिन उनकी पेमेंट ऑब्वियस सी बात है करंट ईयर में होगी, क्योंकि जो लास्ट ईयर के क्रेडिटर्स होते हैं उनकी पेमेंट करंट ईयर में हो जाती है, ठीक है। इसलिए मैंने लेस किया, क्योंकि ये जो ओपनिंग क्रेडिटर है ये लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस थे, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जब पोस्टिंग हो रही है तो हमें सारे एक्सपेंसेस करंट ईयर के लेने, चाहे वो एक्रूअल बेसिस पे क्यों ना हो। तो इसलिए मैंने ये क्रेडिटर्स इन द बिगनिंग वाले किए लेस।
अब जो आपके क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, यानी इस साल के क्रेडिटर है, आपने इस साल भी कोई पेमेंट नहीं की क्रेडिटर्स की, इसलिए वो क्लोजिंग क्रेडिटर्स हैं, इस साल के क्रेडिटर्स रह गए। लेकिन ये एक्सपेंडिचर हैं तो इस साल के ना, पेमेंट तो इसी साल करनी थी ना, इसीलिए हमने इस एक्सपेंडिचर को कर दिया ऐड, इन क्रेडिटर्स को कर दिया ऐड, क्योंकि ये इस साल की अकाउंटेबिलिटी में शो होने चाहिए, क्योंकि दैट एक्सपेंसेस बिलोंग्स टू करंट ईयर, जिससे कि हमारी एक्चुअल मेडिसिन कंज्यूम्ड की वैल्यू आ जाए, वेदर द पेमेंट हैज बीन डन और नॉट। अब ये जो हमारी निकल के आई कि हमने क्रेडिटर्स एट द बिगनिंग वाले लेस किए और क्रेडिटर एट द एंड वाले ऐड किए, तो जो वैल्यू निकल के आई 1,90,000 की, दिस इज परचेजेस ऑफ मेडिसिन ड्यूरिंग द करंट ईयर, यानी इतने की हमने मेडिसिन परचेज की है। अब पेमेंट हुई नहीं हुई डजंट मैटर, क्योंकि एक्रूअल बेस ऑफ अकाउंटिंग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कंसिडर होती है। ठीक है जी। अब कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें आपको यही वाला स्टेप दिया होता है, आपको परचेजेस गिवन होती है। अब जब आपको क्वेश्चन में परचेज गिवन है तो क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट आपको नहीं देना है। एक पॉइंट आपको ये सीखना है कि इफ इन एनी न्यूमेरिकल दे आर गिविंग यू द एक्चुअल वैल्यू ऑफ परचेजेस ड्यूरिंग द ईयर, देन यू डोंट हैव टू ट्रीट क्रेडिटर्स, चाहे वो ओपनिंग हो चाहे वो क्लोजिंग हो, और क्वेश्चन में गिवन होती है। हमें अगर मेडिसिन कंज्यूम यानी पेमेंट अगर गिवन है तो क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट देना है, अगर पेमेंट नहीं गिवन है, परचेजेस गिवन है, तो क्रेडिटर का पेमेंट सॉरी अगर परचेजेस गिवन है तो क्रेडिटर का ट्रीटमेंट नहीं देना है, चाहे वो ओपनिंग है चाहे क्लोजेस है। अब हमारी परचेजेस आ गई। अब आपको याद आना चाहिए कि हमने जब नॉर्मली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज लेस क्लोजिंग स्टॉक वाला फंडा जब हम मटेरियल कंज्यूम निकालते थे ट्रेडिंग में 11 में, बस वही करना है। यू आर हैविंग परचेजेस, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन गिवन है आपको 50,000 रुपए का, ऑब्वियस सी बात है इस साल वो मेडिसिन यूज की होंगी तो उसका अकाउंटेबिलिटी इस साल होना चाहिए, इसलिए ओपनिंग स्टॉक हुआ ऐड। क्लोजिंग स्टॉक मैंने एंड में जो दिया हुआ है आपका 45,000 मोर देन ओपनिंग स्टॉक क्वेश्चन में बोला है, तो इसका मतलब 95,000 रुपीज का क्लोजिंग स्टॉक है और वो इस साल कंज्यूम नहीं हुआ है। जब इस साल कंज्यूम नहीं हुआ है तो उसका पेमेंट इस साल तो बनता नहीं है, तो इसीलिए हमने उस स्टॉक को क्लोजिंग स्टॉक को किया डिडक्ट, और जो आउटर में वैल्यू है 1,45,000 रुपीज की। ये कंफर्म क्वेश्चन है आपका, आई एम सेइंग दिस इज द कंफर्म क्वेश्चन इन CUET, क्योंकि बोर्ड में भी आता था जब NPO चैप्टर था। तो ये आपको निकालनी है, आपको क्वेश्चन में चेक करना है कि कौन से स्टेप पे आपको गिवन है। दे आर गिविंग यू परचेजेस वैल्यू, दे आर गिविंग यू पेमेंट वैल्यू, तो पेमेंट गिवन है तो कैसे ट्रीटमेंट देना है, और परचेजेस गिवन है तो कैसे ट्रीटमेंट देना है, दोनों तरीके से आ सकता है। और ये करके जाना आएगा CUET में, कंफर्म्ड कह रही हूँ। MCQ में आपसे 1,45,000 ये जो वैल्यू है ना, इस तरीके की 4 वैल्यूज MCQ में गिवन होंगी और वो आपको कराई जाएंगी, आपसे पूछी जाएंगी। हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना जब NPO के, तो ऐसे क्वेश्चंस पक्का आपको मिलने वाले हैं। तो पहले आप एक काम कीजिए, जो मैं वीडियोस बना रही पहले उनको सुनिए और फिर NPO की प्रैक्टिस किसी भी सैंपल पेपर से उठा के करिए, आपका हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। Another question on consumable goods. कंज्यूमर के गुड्स में मैंने एक केस पहले डिस्कस किया, अब एक और केस डिस्कस कर रही हूँ। ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन बिलो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल टू बी डेबिटेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आपको जो अमाउंट आप जो पे करेंगे इस साल वो लेनी है। अब आपको इस क्वेश्चन के अंदर स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, क्रेडिटर्स ऑफ स्टॉक स्पोर्ट्स मटेरियल ओपनिंग क्लोजिंग गिवन है, और स्पोर्ट्स मटेरियल परचेज्ड गिवन है। अगर किसी न्यूमेरिकल में आपको परचेज्ड वैल्यू गिवन है, इसका मतलब इस साल आपने 4,94,000 का स्टॉक परचेज किया। इसमें जो आपने परचेज किया, इसमें आपको जब आपको परचेज क्वेश्चन में गिवन है तो क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट नहीं देना है। मैं अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ क्यों नहीं देना है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में आपको क्रेडिटर की इंफॉर्मेशन गिवन होगी बट यू डोंट हैव टू यूज इट। आपको करना क्या है, नॉर्मल जो आपकी परचेजेस हैं उसमें ओपनिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल दैट इज आपका 87,000 का है, ओपनिंग स्टॉक आपको परचेज करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल आपको माइनस करना है। आपकी वैल्यू आई 4,74,000। दिस इज द एक्सपेंडिचर यू हैव टू इनकर ड्यूरिंग द करंट ईयर, जिस ईयर की आप अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं, वेदर द पेमेंट हैज बीन डन और नॉट, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक्रूअल बेसिस पे बनता है।
और क्रेडिटर्स का ट्रीटमेंट हमें क्यों नहीं देना है? क्रेडिटर का ट्रीटमेंट हम तब देते हैं जब क्वेश्चन में पेमेंट मेड गिवन होता है, पेमेंट मेड नहीं गिवन है। वो मैंने ऐसा क्वेश्चन पहले अभी एक्सप्लेन कर दिया, आप दोनों वीडियोस को ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा डिफरेंस क्या है दोनों क्वेश्चन में। दोनों तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मैं ये फिर से बताना चाहूंगी कि हम स्टॉक इन द बिगनिंग क्यों प्लस कर रहे हैं। स्टॉक इन द बिगनिंग क्या है? हमारा लास्ट ईयर का स्टॉक है, वो इस साल हम उसको यूज कर रहे हैं। इस साल जब हम इसको यूज कर रहे हैं तो जो उसकी इस साल की कॉस्टिंग है वो इस साल ही लगनी चाहिए, इसलिए मैंने किया ऐड। क्लोजिंग स्टॉक को मैंने किया लेस। क्यों किया? जो हमारा स्टॉक बच गया जिसको हम नेक्स्ट ईयर यूज करेंगे तो इसकी जो 1,07,000 रुपीज जो उसकी कॉस्टिंग बन रही है, ये एक्सपेंसेस हम नेक्स्ट ईयर दिखाएंगे ना। इस साल हमने अगर पेमेंट कर भी दी है, इस साल की पेमेंट वो बनती नहीं है, तो हमने माइनस किया। क्योंकि हमारा मटेरियल परचेज हुआ था उसमें ये ऑलरेडी एडिट होगा क्लोजिंग स्टॉक, इसलिए हमने इसको डिडक्ट कर दिया। भाई हम कोई चीज परचेज करके लाए हैं, लास्ट ईयर जो हमने यूज किया था वो सॉरी लास्ट ईयर जो हमारा स्टॉक बच गया था उसको तो हमने इस साल कंज्यूम किया। अब कुछ स्टॉक बच गया है तो वो हमारे वेयर हाउस में तो पड़ा है, पर हम इस साल तो यूज नहीं करने वाले ना, तो उसकी जो कॉस्टिंग है इस साल तो नहीं लगानी, इसलिए हमने कर दिया लेस। तो इस तरीके से ट्रीटमेंट दीजिएगा। कंज्यूमेबल का क्वेश्चन जरूर आएगा, एमसीक्यू जरूर आएगा। कोई सा भी सैंपल पेपर उठाओ, प्रैक्टिस करो, हो जाएगा।